बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, उसमें से जो हमारे पास आज टॉपिक है उसका नाम है वर्नलाइजेशन। सबसे पहले वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर स्टिमुलस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग। प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था फोटो पीरियड, कि हाउ द फोटो पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंड्यूसिंग फ्लावर इन अ प्लांट। तो साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि सिर्फ फोटो पीरियड ही नहीं, कुछ प्लांट्स के अंदर जो चिलिंग टेम्परेचर है यानी लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी होती है ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकें। तो इस प्रोसेस को हम लोग वर्नलाइजेशन जो है वो बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बाइएनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। बाइएनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि 2 कैलेंड्रिक ईयर्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इसको 2 ईयर्स नहीं कह रहा मैं, 2 कैलेंड्रिक ईयर्स बोल रहा हूँ। कैलेंड्रिक ईयर्स का मतलब, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वीट की। वीट जो है आम तौर पे नवंबर में जो है उसको सो किया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मई या जून में, अप्रैल या मई में समझ लें, नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में उसको काटा जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है। अब देखें कि इसका मतलब ये है कि जो अभी 2020 में जो नवंबर में जो वीट लगी, इसका मतलब ये है कि वो मई 2021 में जाके उसको हार्वेस्ट किया जाएगा। बुनियादी तौर पे तो ये 6 महीने ही बनते हैं, लेकिन अगर कैलेंडर देखें तो कैलेंडर इसमें 2 यूज़ हो गए, यानी 2020 का कैलेंडर भी यूज़ हो गया, 2021 का कैलेंडर भी यूज़ हो गया। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बाइएनियल प्लांट्स बोलते हैं। इसी तरह पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा कैलेंडरिक ईयर्स लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। जैसे शुगर केन वगैरह की बात करेंगे। तो ये जो चिलिंग टेम्परेचर है, बाइएनियल और पेरिनियल प्लांट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये रिसीव्ड बाय शूट एपेक्स, यानी जो शूट का जो किनारा होता है ये टेम्परेचर ये रिसीव करता है। अगर आपको फोटो पीरियड के बारे में याद हो तो वो फाइटोक्रोम्स होते हैं और वो प्लांट के लीफ में होते हैं। चिलिंग टेम्परेचर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो शूट एपेक्स या तो रिसीव करता है या बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो जो होता है वो उसको रिसीव करता है। अब कुछ प्लांट्स के अंदर ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, यानी उनको ये टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर मिलेगा उस प्लांट को, तभी वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। कुछ के अंदर उसका फंक्शन तो होता है लेकिन इतना मेन फंक्शन नहीं है, वो जस्ट सिंपली असिस्ट करता है फ्लावरिंग में, लेकिन बहुत उसका मेन या पिविटल किरदार नहीं होता। ये जो चिलिंग टेम्परेचर होता है मुख्तलिफ प्लांट्स को डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए चाहिए। कुछ को 4 डेज से लेके 3 मंथ्स तक ये चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। ये टेम्परेचर कितना होता है? ऑल अमाउंट्स देखा गया इसमें 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो इसे माना ये गया है कि ये इफेक्टिव माना गया है। और जब ये प्लांट को ये टेम्परेचर मिलता है, इतनी देर के लिए मिलता है, तो प्लांट फिर एक हार्मोन रिलीज़ करता है, वर्नालिन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है। और ये वर्नालिन जो हार्मोन है बेसिकली, पहले तो वर्नालिन कहा गया लेकिन बाद में पता लगा कि बेसिकली वर्नालिन कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली हार्मोन है, जिब्रेलिन ही है। तो इसकी वजह से ये फिर फ्लावरिंग बर्ड्स बनती हैं, फ्लोरल बर्ड्स बनती हैं और फ्लोरल बर्ड्स से फिर फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बस ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो फ्लावरल बर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? कि बोथ फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन इज नेसेसरी। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट फ्लावरिंग उसी टाइम देगा एक जब उसके पास तमाम एनवायरमेंटल क्लूज़ हों कि उसका जो है फ्लावर प्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है। तो वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक हो गया फोटो पीरियड और दूसरा हो गया चिलिंग टेम्परेचर। ये चिलिंग टेम्परेचर हर एक प्लांट के लिए नहीं, जैसे मैंने बताया कौन से प्लांट्स, बाइएनियल और पेरिनियल प्लांट्स के लिए। इसका एक और फ़ायदा क्या है कि रिप्रोडक्शन उस टाइम हो जब फेवरेबल टाइम हो। और फेवरेबल टाइम कब आएगा? जब फोटो पीरियड भी उनके मुताबिक होगा, तमाम के तमाम फ्लावर्स एक ही स्पीशी के एक दफ़ा ही ओपन हो जाएंगे और इसी तरह उनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी जो है वो इंश्योर हो जाएगी। वरना अगर ये चीज़ें ना होती
तो कोई फ्लावर पहले खुल जाते, कोई बाद में खुल जाते, तो वो आपस में क्रॉस जो पॉलिनेशन है वो ना हो पाती। इसी तरह सेम स्पीशी फ्लावर एट द सेम टाइम, एक स्पीशी है उनको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, फोटो पीरियड भी उनके मुताबिक है, तो इनके तमाम की तमाम स्पीशीज़ के जो फ्लावर्स हैं वो एक ही टाइम ओपन होंगे, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे गिरना शुरू हो जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो जाएगी। तो इससे सिंक्रोनाइजेशन आती है, इसके अंदर जो है अनसर्टिनिटी नहीं आएगी। तो प्लांट का बेसिकली वर्नलाइजेशन क्या हुआ कि जो चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी उस टेम्परेचर के ऊपर इसका फ्लावर प्रोड्यूस करने को हम लोग बोलेंगे वर्नलाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स भी क्योंकि ज़िंदा चीज़ें हैं और ये भी रिप्रोड्यूस करती हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकती हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल तरीक़ेकार जो हैं इनमें बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशिंग है, बडिंग है, पार्थिनोजेनेसिस है, टिश्यू कल्चरिंग भी किसी केस में आ जाता है, और आइडेंटिकल ट्विन्स। ये हम आगे इसको चैप्टर में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आ गया पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल जो एग प्रोड्यूस करती है वो विदाउट स्पर्म की मौजूदगी में एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। हालांकि आप लोगों को पता है कि एग उसी टाइम ही एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट उसी टाइम ही होता है जब वो किसी स्पर्म के साथ मिल जाए, लेकिन क्योंकि ये एसेक्सुअल है और इसमें स्पर्म की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है और इसमें एग ही जो है वो एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स एमसीक्यू में आ जाती हैं, जैसे एंड्स हैं, बीज हैं, और वेस्ट में ये फिनोमेना देखा गया है। हनी बी की अगर बात करें, हनी बी जो है ये बीज में आ रही हैं और मेल्स इनमें जो इनको ड्रोन भी कहा जाता है, ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनते हैं, इनके बनने के लिए स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती। होता कुछ ऐसे है कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है हनी बी का। मेल से स्पर्म लेने के बाद ये स्पर्म्स को एक थैली के अंदर जमा कर लेती है जिसको स्पर्म पाउच कहते हैं, और ये मैंने देखें ये बनाए हुए हैं स्पर्म्स, और ये जो रेड कलर्स में बनाया हुआ है ये है एग फीमेल का जो हैप्लॉइड होता है, और ये जो टी शेप है ये मैंने बनाया हुआ है वाल्व। अब फीमेल जो है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, वो चाहे तो स्पर्म को एग से मिलने दे और चाहे तो वो एग को स्पर्म से मिलने ना दे। ये वाल्व को कभी ये क्लोज कर देती है, क्लोज कर देगी तो स्पर्म जो है वो एग से नहीं मिल पाएंगे। तो अब ज़ाहिरी बात है एग क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और यही एग जो है विदाउट स्पर्म जो है एक मुकम्मल जो है ड्रोन मक्खी यानी मेल जो बी है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इनको फिर हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। और हनी बी के मेल्स जो हैं वो क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं, इसी वजह से हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, और लिहाजा वो भी जब आगे स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो माइटोसिस के ज़रिए करेंगे, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड हैं, उन्होंने हैप्लॉइड ही स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, तो मियोसिस तो हो नहीं सकती, तो माइटोसिस ही होगी। तो वो आगे ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसी तरह एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना एपोमिक्सिस के हवाले से है। एपोमिक्सिस का फिनोमेना प्लांट्स के अंदर होता है, और ख़ास तौर पे एंजियोस्पर्म्स जो हैं डिप्लॉयड सेल्स ऑफ एन ओव्यूल मदर और न्यूक्लियस। अगर आपको याद हो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो स्पोरेंजियम होता है, ख़ास तौर पे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर वाली जो दीवारें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो कितने एन होते हैं, 2n, और इनके अंदर मियोसिस होती है तो अंदर बनते हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर 1n। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की मियोसिस होती है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस, जिसको नॉन डिसजंक्शन भी बोलते हैं। यानी जब मदर सेल में मियोसिस हो रही होती है तो उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम हाफ नहीं हो पाते, लिहाजा जो बनने वाला
जो स्पोर होता है मेगा स्पोर वो 2n ही बन जाता है, 2n ही बन जाता है, 1n नहीं बनता। ठीक है, तो लिहाजा क्या होगा कि इस नतीजे में प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे और इस तरह जो कल को जो सीड बनेगा, ठीक है, इसके अंदर फ्रूट भी बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड भी होगा, लेकिन ये प्लांट क्या होगा, ये डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि मदर सेल में स्पेशल किस्म की स्पेशलाइज्ड मियोसिस हुई, नॉन डिसजंक्शन वाली मियोसिस हुई। तो मेगास्पोर आम तौर पे तो हैप्लॉइड होते हैं लेकिन इसमें डिप्लॉयड बन जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है, आपकी बुक में न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का मतलब मदर सेल ही है, तो 2n से 2n ही मेगास्पोर बन जाएगा। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक तो प्लांट डिप्लॉयड बनेगा, आगे इसमें सीड भी बनेगा। जबकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक देखा हो पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी में जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उसके अंदर फ्रूट तो बनेगा लेकिन फ्रूट के अंदर सीड नहीं होगा। इसमें एपोमिक्सिस में क्योंकि मदर सेल से मेगास्पोर बन रहा है और वो भी 2n बन रहा है, तो लिहाजा इसमें सीड भी बनेगा। है वो भी एसेक्सुअल है, ये भी एसेक्सुअल, लेकिन ये जो है ये 2n भी होगा और साथ में इसमें सीड भी होगा। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर इसमें अभी हमने हैप्लॉइड देखी थी, तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस भी देख लेते हैं। तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में एग प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पासिस थ्रू मॉडिफाइड मियोसिस, जिसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो कुछ ये नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना एनिमल्स के अंदर भी हो जाता है, और एनिमल्स कौन से वाले, इसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई है एफिड की। अब एफिड अगेन जो फीमेल इसकी एफिड होगी, जब वो एग प्रोड्यूस करेगी तो वो एग जो है वो 1n नहीं होगा, अगेन यहाँ भी कितने n बनेगा, 2n ही एग बनेगा। और इसके नतीजे में आगे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मेल नहीं बल्कि फीमेल एफिड प्रोड्यूस होगा। दोबारा सुन लें कि आम तौर पे जो एग बनता है फीमेल की तरफ से वो 1n होता है, लेकिन एफिड के अंदर इसके अंदर भी नॉन डिसजंक्शन मियोसिस होगी और एग भी डिप्लॉयड बन जाता है और क्रोमोसोम अलहदा नहीं हो पाते। तो लिहाजा वो जो 2n एग है उससे आगे फीमेल एफिड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इन दोनों का फ़ायदा क्या है? इन दोनों का फ़ायदा यानी इसके बारे में जिसको हमने क्या कहा था, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, इनका फ़ायदा ये होगा कि ये एक्सेलरेट द नॉर्मल जो है रिप्रोडक्टिव रेट। इससे जो है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, जो ऑफस्प्रिंग पैदा करने की तादाद है वो इंक्रीज़ रहती है, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशी रहती है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशी रहती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये आज आप लोगों का टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।